हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेट्रो प्रीति बोरा। दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ पीजेंट मूवमेंट का यानी कि किसान आंदोलन का पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि क्या रीजंस थे, एंड पार्ट 2 में अभी आपको बता ही देती हूँ कि दोनों पार्ट में क्या हुआ था। धीरे धीरे अभी दिखा दूंगी। उससे पहले कि हम शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू आप हो हमारे चैनल पे तो। और जो पुराने लोग हैं और नए लोग सारे मिलके चैनल को लाइक कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या चाहिए, सो दैट कि मैं वो वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूँ। 2 दिन मैं नहीं डाल पाई थी, एक दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी बिकॉज यहाँ पे ना बहुत बारिश हो रही है एंड हमारा नेट इशू थोड़ा चल रहा है, ठीक है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। अदरवाइज ये सीरीज बंद नहीं होनी है। एंड आप मुझे बताओ आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो टॉपिक्स मैं आपके क्लियर कराऊंगी। एंड शेयर कीजिए यार, अगर आप शेयर करोगे व्यूज़ आएंगे तभी तो मैं अच्छा आपके लिए मेहनत करूंगी ना। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप व्यूज़ नहीं लेके आओगे, शेयर नहीं करोगे, तो देखो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट जो पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि रीज़न क्या है पेजेंट मूवमेंट्स की, बताए थे सारे कि कौन कौन से रेवेन्यू सेटलमेंट वगैरह इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई थी, वो सब बताए थे। उसके बाद मैंने बताया था कि किस तरीके से जो पेजेंट आंदोलन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका क्या फ़र्क पड़ता है, लीडरशिप का क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। 1920 से पहले क्या सिनेरियो था, बाद में क्या था, ये हमने फर्स्ट मूवमेंट में, फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा था। और फर्स्ट पार्ट में हमने इंडिगो रेबेलियन पढ़ा था, उसके बाद हमने पावना मूवमेंट पढ़ा था और डेक्कन राइट्स, ठीक है, ये तीनों हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। फिर सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक चेंज आता है, यानी कि मैंने आपको बोला था कि 1920s के बाद जब लीडरशिप आती है, इंटरनेशनल कांग्रेस आ जाती है, महात्मा गांधी पिक्चर में आ जाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से लीडरशिप की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन संगठन की वजह से, एक तरीके से आपका अवेयरनेस की वजह से, किस तरीके से आपका जो मूवमेंट्स है, आंदोलन है, उसमें क्या बदलाव आता है और उसके काम करने के तरीके कितना, मतलब लोगों को कैसे अपने अधिकार मिलते हैं। तो ये हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था। और मैंने सेकंड पार्ट में कल आपको चंपारण सत्याग्रह बताया था, खेड़ा सत्याग्रह बताया था, ठीक है, और मोपला रेबेलियन बताया था। और ये भी बताया था कि किस तरीके से ये एसोसिएटेड है अभी जो इनको मतलब मूवमेंट्स, मतलब जो एक्ट्स आ रहे थे, जैसे कि मैंने मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स का, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का मेंशन किया था कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा मोपला रेबेलियन में, ठीक है ना। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं आज हम बारदोली सत्याग्रह से, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है, जो बचे कुचे हैं वो हम आज खत्म कर देंगे, पेजेंट मूवमेंट। फिर मैं कोशिश करूंगी कि ट्राइबल मूवमेंट्स वगैरह बाकी चीज़ें करा दूँ आपको। बारदोली सत्याग्रह के बारे में अगर मैं बात करूं, आज का फर्स्ट टॉपिक है ये, ठीक है, 1928 में हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसमें क्या हुआ था, बारदोली की अगर मैं बात करूं तो बारदोली बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। तो इधर क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था कि रेवेन्यू बढ़ा दिया था, कि भूमि राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया था, कितना परसेंट, 30% में। जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है, लोग क्या है वो ऑर्गेनाइज करने लग गए थे, क्या, नो रेवेन्यू कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रहे थे कि यार हम रेवेन्यू देंगे ही नहीं, हम रेवेन्यू बिल्कुल कर देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो आप रेवेन्यू बढ़ाए जा रहे हो। पहले क्या था आपको पता है, ऑलमोस्ट 50% था। अब ऐसे अगर आप सारे ही अगर रेवेन्यू हम गवर्नमेंट को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, और नेक्स्ट टाइम जब हमें फसल उगानी होगी तो हम क्या करेंगे। तो ऐसा होने लग गया था कि बार बार हम इन्होंने नोटिस किया था कि जब आपको नेक्स्ट टाइम फसल उगानी होती थी ना, तो आपको मनी लेंडर से वो बहुत सारा लोन लेना पड़ता था और उसके ऊपर बहुत सारा ब्याज लगता था। अब ब्याज लगता था, लोग चुका नहीं पाते थे, तो वो बार बार ना वो एक चक्र में फंस के रह जाते थे और धीरे धीरे वो फोर्स्ड लेबर, फ्री में काम करना, इन सब में बदल जाता था। और वो पुश्ते पुश्ते यानी कि जनरेशन टू जनरेशन चलता था। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने बोला कि अब तो रेवेन्यू हम नहीं देंगे। इस पे नेतृत्व कौन करता है, इन पे नेतृत्व करते हैं वल्लभ भाई पटेल। और इसी के चलते जो बारदोली की जो वुमेन है, वल्लभ भाई पटेल को टाइटल देती हैं, किसका, सरदार का, ठीक है, सरदार का टाइटल मिल जाता है उनको इसी कैंपेन के चलते, बिकॉज उन्होंने मतलब एक तरीके से नेतृत्व दिया था, राइट। फिर क्या होता है कि अब ब्रिटिश ट्राई तो करते हैं कि इस मूवमेंट का, इस आंदोलन का दमन करे, ठीक है, मतलब लार्ज स्केल अटैचमेंट ऑफ कैटल एंड लैंड रिजल्टेड इन अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमेटी। लेकिन जो लैंड थी वो बहुत ज़्यादा थी। जो इस समय 1928 की बात चल रही है, 1928 तक बहुत सारी डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। मैं बताती हूँ आपको, एक बैकग्राउंड लेके चलोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस चीज़ की वजह से क्या चेंजेस आए। जैसे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आ चुके हैं, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को मिल चुका है, ठीक है, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आ चुके हैं। उसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो चुकी है, उससे पहले जलियांवाला बाग हो चुका है। उसके बाद आपको पता है कि ये जो स्वराजिस्ट पार्टी थी, ठीक है, स्वराजिस्ट पार्टी 1923 में बनी थी आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
तो वो आ चुकी है। और ये वही वाला टाइम है जब साइमन कमीशन आके जा चुकी है, ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन आई थी ना। उसके बाद आपके जो नेहरू रिपोर्ट है वो भी आपकी 1928, मतलब एक तरीके से वो वाला टाइम था जब हमें अवेयरनेस आ चुकी थी, हमें ये समझ में आ चुका था कि हमें क्या राइट्स हैं, ठीक है। इंक्वायरी केम टू द कंक्लूजन दैट इंक्रीज हैड बीन अनजस्टिफाइड एंड रिड्यूस द एनहांसमेंट टू 6.03%, ठीक है। तब इन्होंने बोला कि यार नहीं, अब ये जब इंक्वायरी कमेटी बैठती है तो उससे ये निष्कर्ष पे पहुंचती है कि जो हम 30% इंक्रीज हम बोल रहे हैं वो सही नहीं है, हमें मैक्स टू मैक्स 6.03% इंक्रीज ही मानना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मांगना चाहिए। सो ये इनका मतलब मामला सेटल हो जाता है थोड़ा, तो थोड़ा ये मूवमेंट एक तरीके से सक्सेस की तरह देखी जाती है, राइट। नेक्स्ट आता है आज का हमारा टॉपिक तेभागा मूवमेंट। तेभागा मूवमेंट बेसिकली अगर मैं तेभागा की बात करूं तो जिस समय बंगाल अलग नहीं हुआ था ना, आपको पता है बंगाल के ऐसे बिहार वगैरह ये सारे और ये ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल ये सब थे, तो तब की बात है कि मिड 1940s में अनडिवाइडेड जो तेभागा है तो वो वाला रीजन आता था। अब इसमें ना तेभागा का मतलब होता है 2/3 शेयर, यानी कि 2/3 हिस्सा, ठीक है। द मूवमेंट सेंटर अराउंड द डिमांड ऑफ 2/3 शेयर बाय द शेयर क्रॉपर्स ऑफ देयर प्रोड्यूस फॉर देमसेल्फ। तो शेयर क्रॉपर्स जो भी आपके देखो एक सिस्टम बताती हूँ मैं, देखो सबसे ऊपर है ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिशर्स होते हैं, ब्रिटिशर्स क्या मांगते हैं, कर रेवेन्यू मांगते हैं। जिम्मेदारी किसको मिलती है, इकट्ठा करने की, जमींदार को मिलती है। लेकिन ये जमींदार गांव में तो रहता नहीं है, तो अर्बन वाले एरिया में रहता है, ठीक है, शहरी इलाके में रहता है। अब ये क्या करता है, अब ये गाँव में इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे जोतेदार्स बेसिकली टाउन में रहेंगे या फिर बहुत ही अमीर गाँव वाले इलाके में रहते हैं। और उनके नीचे आते हैं आपके किसान, पेजेंट्स हो गए, टेनेंट्स हो गए, ठीक है, शेयर क्रॉपर्स हो गए, ये सब। तो ये वाले लोग डिमांड कर रहे थे कि जो हमारी फसल है उसका 2/3 हिस्सा यानी कि 66.66% जो हिस्सा है वो इनको मिलना चाहिए, और जो बाकी 1/3 हिस्सा है वही सिर्फ जोतेदार्स को मिलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली तो फसल इन्होंने उगाई है ना, इनका ही सारी मेहनत है, और फिर इनको नेक्स्ट बार फसल उगाने के लिए भी पैसा चाहिए, राइट। ये सारा इनकी डिमांड्स थी। अब ये जो है कॉलोनियल रूलर्स क्या करते हैं, सारे मेजर्स ट्राई करते हैं कि वो इनका दमन कर चुके, और रेन ऑफ टेरर एक तरीके से रूरल एरियाज में लेके आते हैं, कि यानी कि डर की राजनीति होते हैं ना, कि उनको डर बिठा के इस तरीके से करके उनको मतलब उनकी डिमांड्स को दबाने की कोशिश करते हैं, राइट। सो इस तरीके से इनकी डिमांड होती है। बट हालांकि ये हमारा टाइम मिड 1940s आ चुका है। मिड 1940s तक आपके सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी हो चुकी है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, और क्विट इंडिया मूवमेंट भी हो चुके हैं। तो सक्सेसफुल तो ब्रिटिशर्स नहीं रहते, राइट। नेक्स्ट आती है आपकी थर्ड मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट। तेलंगाना की मूवमेंट की बात करूं तो ये एक मूवमेंट ऐसी है जो आपकी इंडिपेंडेंस से पहले शुरू होती है और इंडिपेंडेंस के बाद तक रहती है, ठीक है। और ये मूवमेंट मैं बताती हूँ थोड़ी वॉयलेंट भी होती है। तेलंगाना मूवमेंट 1946 से 1952 आंध्र प्रदेश के, आपको पता है ना, अब तो तेलंगाना अलग ही स्टेट है, 2014 में बना था तेलंगाना। कौन सी डेट थी वो, एग्जैक्ट डेट मुझे बताइए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो फ्यूडल ऑपरेशन, ठीक है, फ्यूडल का मतलब क्या होता है, फ्यूडल कौन होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स कौन होते हैं, पहले ये बताइए। सो बेसिकली फ्यूडल ऑपरेशन ऑफ द रूलर्स एंड लोकल आपके लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। शासनों का सामंत, ठीक है, सामंतवाद होता है बेसिकली। जो सामंत, आपको पता है ना सामंतवाद में क्या होता है कि आपके कोई मास्टर्स होते हैं, स्लेव वाला रिलेशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये ना एक तरीके से ना ओप्रेस करते हैं, ठीक है, उत्पीड़न करते हैं किसका, रूलर और लोकल लैंड ओनर्स वगैरह, इन सब का ये एकदम फाइट होती है, ठीक है, कि जो लोकल लैंड ओन करते हैं उसके मालिक हैं और रूलर्स के बीच में। तो जो अग्रेरियन सोसाइटी है ना, सोशल स्ट्रक्चर है ना हैदराबाद का, वो बहुत ऑप्रेसिव होता है 1920s में, ठीक है। 1920s में अगर मैं हैदराबाद वाला सिचुएशन बोलूँ तो वो बहुत, जैसे 1920 के दशक में और उसके बाद हैदराबाद की कृषि सामाजिक संरचना बहुत दमनकारी रूप से उपरी होती है। रूरल तेलंगाना की अगर मैं बात करती हूँ तो उसकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, जो जागीरदार है, देशमुख हैं, जिसको हम लोकली डोरा बोलते हैं, उसने इस मूवमेंट में एक डोमिनेंट रोल निभाया होता है। बट ये जो मूवमेंट होती है इसमें ना, मतलब एक तरीके से यही होता है कि जो आपकी कॉलोनियल लीगेसी, यानी कि जो आपके उपनिवेशवाद वाली जितनी भी पॉलिसी है वो आगे लेके, ये जो लोकल ज़मींदार वगैरह होते हैं, ये आपका मतलब जो टेनेंट्स हैं उन पे उनसे कर वगैरह वसूल रहे होते हैं, तो उसके अगेंस्ट होती है। एंड ये काफ़ी वायलेंट भी होती है, बहुत वायलेंट होती है, ठीक है।
और आज का चौथा टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है ये, ऑल इंडिया किसान सभा, जो कि 1936 में बनी थी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अभी आपके किसान मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट भी आपको देखने को मिले थे, तो एग्जाम में आपके आ सकता है। तो ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनी थी। पहला क्वेश्चन, कौन से ईयर आ सकता है, ईयर में बनी थी, किसके अंदर, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इसके क्या है बने, प्रेसिडेंट बने, और एनजी रंगा क्या बने, इसके जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। किसान मैनिफेस्टो आ जाता है। मैनिफेस्टो क्या होता है कि एक घोषणा पत्र जिसमें आपकी सारी डिमांड होती है, और पीरियोडिकल मतलब क्या होता है, एक तरीके से पत्रिका मतलब जो एक रेगुलर इंटरवल में आए, ठीक है, वो लॉन्च की जाती है अंडर द गाइडेंस ऑफ इंदुलाल याग्निक के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये जो इतने भी मैं नाम बोल रही हूँ, जितने भी फैक्ट्स बोल रही हूँ ना, ये सब आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान में रखिए। और 1936 में जो ऑल इंडिया किसान सभा है और जो कांग्रेस है वो कहाँ पे मिलते हैं, फैजपुर में मिलते हैं। जो ऑल इंडिया किसान सभा, उसका एजेंडा बहुत ही स्ट्रांग होता है कि यार ये इनको इन्फ्लुएंस करना, और अपना मैनिफेस्टो, ये जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, इसको निकाल के इसको हम आगे लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे, क्योंकि आपको पता है 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस होने थे, यानी कि प्रांतीय क्या होने थे, इलेक्शंस, राइट। इस वजह से तो ये इनका मेन एक तो एजेंडा था। क्यों, ऑब्वियसली आपको पता है 1935 का एक्ट ऑलरेडी आ चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें इन लोगों को ज़्यादा इतना कुछ लेने को नहीं मिला, क्योंकि इनको था कि यार हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इसी के परिणाम स्वरूप इनको लगा कि यार इंडिपेंडेंस के लिए जो हमारा सबसे पहला वो है, वो क्या है कि जो कृषि है वो सही होनी चाहिए, यानी कृषि में लोगों को आपका अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय 75% से ज़्यादा लोग, कृषि उनका एक मेन ऑक्यूपेशन था, राइट। तो ये था आपकी जो पेजेंट मूवमेंट की जो तीनों पार्ट हैं वो खत्म हो गए हैं। लेबर मूवमेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, मिलिट्री एक्सरसाइज कराई है, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, ऐसे काफ़ी वीडियोस आए हैं इस चैनल में। इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर हैं, 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो ये सब, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब एड, ठीक है, पब एड के मोस्टली मैंने 5 वीडियो में सारा रिवाइज करा रखा है, तो सारी वीडियोस देख लो, क्योंकि एग्जाम से पहले देख लो, 11 अक्टूबर से पहले, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।